चलिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 की ओर चलते हैं, भगवान की डाकियाँ। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताए हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए जानते हैं। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया गया है क्योंकि कुछ किसको पॉइंट बताए जा रहे हैं। पक्षी और बादल चिट्ठियाँ लाते हैं जिससे भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है। ये इंसानी डाकियों के विपरीत मनुष्य द्वारा बनाई सीमा में बांधकर काम नहीं करते हैं। इसकी लाई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। इस चिट्ठियाँ को पेड़, पर्वत, पौधे, पानी तथा पहाड़ पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें निहित संदेह किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर सारे संसार के लिए होता है। दूसरे शब्दों में यह विश्व बंधुत्व को संदेश फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। चलिए जानते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों को प्राकृतिक के विभिन्न अंग, पेड़, पौधे, पहाड़, पानी पढ़ पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। किन पंक्तियां का भाव है। पंक्ति नंबर 1, पक्षी और बादल प्रेम और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजता है। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरसाता है। प्रकृति क्या करता है, देश देश से भेदभाव नहीं करता है, वह सबको एक समान ही देखता है। चलिए इसका क्वेश्चन जानते हैं। क का जो है था, चलिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बचते हैं, अर्थात पढ़ते भी हैं। चलिए इसका पॉइंट 2 दिखा नंबर देख रहे हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को जानते हैं। पक्षी और बादल किन चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और बादल क्या पढ़ पाते हैं। चलिए पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पेड़, पानी और पहाड़ यह पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में उनके आसपास जो सौरभ उड़ रहा है तथा जल जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। इस काम का प्रयास दूर दूर तक अन्य देशों में भी चाहिए। इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छता पूर्वक संपन्न करता है। कौन करता है, तो आपको पता है पहाड़, पानी, पेड़ और पौधे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है एक देश की धरती दूसरे देश को क्या बोलती है, सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट करना है। चलिए एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, प्रक्रिया का भाव यह है कि धरती के लिए इसे पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान है। वे कहीं के भी वासी क्यों न हो, प्रकृति धरती स्थान वही वह धरती स्थान का भेदभाव किए बिना अपने पराई की भावना से उठकर सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव तथा समानता का संदेश छिपा होता है। चलिए आगे पाठ से आगे क्वेश्चन नंबर 1, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता और सद्भाव के आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। इन चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजे गया संदेश छिपा होता है जिसे हम समझ पाते हैं, समर्थ होते हैं। भगवान एक का यह संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, स्थान विशेष पर रहने वाले के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए है। जो भगवान के द्वारा भेजा गया चिट्ठियाँ वो क्या है, संपूर्ण विश्व के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने के लिए भेजने और पाने आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखी है। चलिए पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है क्योंकि ये संदेश भगवान की
होती है। इन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। इनको प्रकृति के भिन्न अंग, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों में निहित संदेह किसी व्यक्ति या स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं होता है। सामान्यतः इसे विश्व बंधुत्व, प्रेम, सद्भाव तथा एकता का संदेश निहित होता है। इसके विपरीत इंटरनेट वर्तमान में प्रचलित संचार के साधनों में प्रमुख है। ठीक है, यह विज्ञान की अद्भुत खोज है जिसकी मदद से संदेश भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। इसे से व्यक्ति आने जाने अपने जान पहचान वाले को जब चाहे तब चाहे संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। ये संदेश नितांत निज होते हैं, एक संदेश सिर्फ अपने लिए ही होते हैं, अपने खास के लिए, जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसे संदेशों का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारे जीवन में डाकियों की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। चलिए, डाकिया वह सरकारी कर्मचारी होता है जिसका हमारे जीवन में घनिष्ठ संबंध होता है। वह पत्र, मनी ऑर्डर आदि हम तक पहुंचाता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। डाकिया का महत्व आज के दौर में और भी बढ़ जाता है, जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूर दराज शहरों में बस रहे हैं। वह हमारे परिजनों के निकट संबंधी की सभी खबरें लाते हैं, जो कभी तो मनुष्य को खुशी से भर देती है तो कभी गम के सागर में डुबो देती है। हमारी अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर के महत्व को ग्रामीण लोगों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मनी ऑर्डर हेतु डाकिया की राह देखी जाती है कि कब वह देवदूत आए और घरों का चूल्हा जले। इसके अलावा वे अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी डाकिये इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाकिये का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे तो डाकिये का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन आज के युग में संचार होने के कारण डाकिया कुछ फीका पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आज हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ।